हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 5 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 5000 क्वेश्चन वाला जो बुक था उसको डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल है। अगर आपने हमारी उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पूछ रहा कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, भित्ति चित्रकला के लिए लोपाक्षी मंदिर, अजंता की गुफा, बाघ गुफा और एलोरा गुफा, ये सभी भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। जबकि सांची का स्तूप या पत्थर पर बुद्ध के जीवन से प्रेरित नक्काशी के लिए जाना जाता है, ना कि भित्ति चित्र के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 और 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यह महायान से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इसमें है क्या, तो इसमें भारतीय बौद्ध तंत्र का सबसे पुराना उदाहरण इसको माना जाता है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, सकव पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी के। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था गुप्त काल में। तो दोस्तों, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है सिकंदर लोदी के बारे में। पहला कथन है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। तो ये सही है दोस्तों, सिकंदर ने भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। दूसरा है, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान नहीं था, बल्कि सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है, सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा संगा के समकालीन थे। तो ये भी सही है। चौथा है, उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी सही है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने महिलाओं का साधु और संतों के कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ये दूसरा जो है कथन वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को मंडल या राज्य कहा जाता था, जिसके प्रशासक के रूप में राज्यपाल होते थे, जिन्हें नायक कहा जाता था। दोस्तों, नायक राजा के द्वारा चुने जाने वाला अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंडल। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वो कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण यानी अपना जीवनी लिखे थे, जिसका नाम फतुहाते फिरोज शाही था। दोस्तों, यह तुगलक वंश के तीसरे शासक थे और इनका शासनकाल जो रहा था वो रहा था 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौड़ साम्राज्य का शासक था राजा शशांक। दोस्तों, यह बंगाल के ब्राह्मण सम्राट थे, जिन्होंने 7वीं सदी में बंगाल पर शासन किया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, गौड़ साम्राज्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लिच्छवी राज्यवंश की राजकुमारी से विवाह किया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसके बाद उन्हें वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। डेल्टा तब बनता है जब नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है और वो अपने गाद को अपने किनारे पर छोड़ देता है, उसे ढो नहीं पाता है, और वो उस जगह बनता है जब वो किसी समुद्र से या फिर किसी झील से मिल रहा होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। तो दूसरा कथन गलत है। इसमें कौन सा सही है? तो कथन एक सही है, और पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है। तो कथन नंबर 2 सही नहीं था, और ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रीतिलता वाडेदार। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली यह महिला क्रांतिकारी थी, जो आज़ादी के संघर्ष में बलिदान देने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, प्रीतिलता वाडेदार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरार डकैती का स्थान कहाँ था? तो दोस्तों, बरार डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल था। यह डकैती 2 जनवरी 1908 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो दोस्तों, ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज ने बंगाल से जयंतिया तथा गारो नामक पहाड़ी क्षेत्र जो था उसको जोड़ने के उद्देश्य से सड़क का निर्माण प्रारंभ किए, परंतु यहाँ निवास करने वाले खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया, जिसके वजह से अंग्रेज सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो यह दोस्तों थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों, 1940 में जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जो कि महाराष्ट्र के पवनार नामक जगह से अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही बने थे ब्रह्मदत्त। और इसमें तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैरकानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है? तो दोस्तों, वह आदेश गैर कानूनी संघ अध्यादेश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत 4 जनवरी 1932 ईस्वी को गैर कानूनी संघ के अधीनस्थ कांग्रेस और उनके सहयोगियों को अवैध घोषित करके उनके भवन, कार्यालय और अतिक्रमण पर कब्जा कर लिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। दोस्तों, इस संविधान संशोधन में पंचायती राज्य व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। पहला अवसर का समानता और दूसरा प्रतिष्ठा का समानता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 17 तक समानता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। यह देता कौन है? तो दोस्तों यह भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 8 कार्यों की सूची दी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 8 कार्यों की सूची को दिया गया है। अनुच्छेद 243 में क्या है? तो दोस्तों इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से जुड़ी जानकारियां हैं। अनुच्छेद 243 में नगर पालिका के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं अनुच्छेद 243 के आर में नगर पालिका की संरचना के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? दोस्तों भारत में संपत्ति का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अभी संविधान के आर्टिकल नंबर 300 के ए में रखा गया है। यह पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या है? पहला है केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल होगा, ये किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, ये भी 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। तीसरा है विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। इसके बाद चौथा है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश एक कायांतरित सेल नहीं है? तो इसमें से कौन कायांतरित सेल नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सैंडस्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर, जो कि एक तलछटी चट्टान है जो रेत के कणों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस चट्टान को क्लास्टिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यह असम के कोकराझार जिले में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसको दोस्तों 5 जून 2021 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? तो दोस्तों पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए पृथ्वी की बाहरी कोर और कोर में होने वाली संवहन धारा उत्तरदायी होता है। दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र संवहन धाराओं के कारण ही बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य कोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो इसमें से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर मौजूद है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? दोस्तों इडुक्की बांध यह पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। वहीं अमरावती यह अमरावती नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? तो दोस्तों रेखीय संवेग की बीमा के समान आवेग और प्लांक नियतांक का बीमा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बीमा होता कितना है? तो mL/10⁻², ये रेखीय संवेग और आवेग का बीमा होता है। अगला प्रश्न है,
एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो दोस्तों एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग वेग। अगला प्रश्न है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों परिपथ का समग्र धारा घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो दोस्तों सजातीय युग्म कौन सा है? तो HCHO और CH3CHO यह सजातीय युग्म है। HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और CH3CHO को एसीटैल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एक सजातीय युग्म है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यह परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अल्फा कण के जरिए ही वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा धनात्मक आवेशित केंद्र है जिसे वो नाभिक कहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो दोस्तों ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस पोटेशियम के द्वारा निकाला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सोडियम और कैल्शियम ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगला प्रश्न है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो दोस्तों इसका औद्योगिक स्तर पर ऑर्लोन या फिर एक्रिलेन नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक सिंथेटिक अर्धक्रिस्टलीय कार्बन बहुलक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? दोस्तों फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों फुफ्फुस गुहा में भरे तरल जो कि सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़े और छाती की दीवारों को सांस लेने के दौरान आसानी से चलने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों उपास्थि वृक्क में नहीं पाई जाती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्क। दोस्तों उपास्थि एक लचीली संयोजी उत्तक होता है जो कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो दोस्तों जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्परिवर्तन के अलावा जीन प्रवाह और यौन प्रजनन ये सभी जीवों के आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो दोस्तों उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कॉन्ड्रीन है, जो कि एक जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है और इसका रंग नीला सफ़ेद होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्ड्रीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग इसमें से हिपैटोपैनक्रियाज नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिपैटोपैनक्रियाज मतलब यकृत और अग्नाशय। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, जोंक को एक संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि? दोस्तों जोंक को एक संघ एनेलिडा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका शरीर वास्तविक रूप में खंडित होता है। दोस्तों जोंक का शरीर लंबा, चपटा और खंडों में विभाजित रहता है। तो मेन जो एनेलिडा संघ में रखने का कारण है वो है इनका शरीर का विभाजित खंडों में होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। दोस्तों जोंक उभयलिंगी है, यह स्वच्छ जलाशयों में मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में
कोशिका कला होता है? तो दोस्तों वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। कोशिका कला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि वनस्पति यानी पेड़ पौधा और जंतु दोनों के कोशिकाओं में मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। चौथा है राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार के होते हैं और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के होते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल एक ही सही है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? दोस्तों पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे है? तो दोस्तों जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के कानून से। दोस्तों जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणालियों की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों विकेंद्रित प्रणालियों की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1957 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की भी सिफारिश किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट दर्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालघाट दर्रा। दोस्तों थालघाट दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा यह महाराष्ट्र में करजन और खंडाला के बीच स्थित है, भोरघाट दर्रा। उसके बाद है गोरम घाट। तो गोरम घाट दर्रा जो है दोस्तों यह राजस्थान के सिरोही और जलोर शहर को उदयपुर से जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति ह्रासमान प्रवृत्ति होती है, यानी घटती हुई प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुवाहाटी से चंडीगढ़ की ओर जब हवाएं चलती है तो वो जमीन से बहती है और वह अपना नमी को खोते जाती है, जिसकी वजह से हवा में नमी कम होते जाती है और वह कम नमी होने के कारण कम वर्षा कर पाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्रासमान प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंजू, जिनका पूरा नाम लॉन्स नायक मंजू है। दोस्तों उन्होंने साल 2019 में दिल्ली में सेना दिवस समारोह के दौरान 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का इस्पात पुरुष जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेद जे ईरानी। दोस्तों इन्हें भारत ब्रिटिश व्यापार के सहयोग में योगदान के लिए 1957 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मानक नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो दोस्तों मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की साहित्यिक रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यह एक बाल काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकार किस जनजाति की विशेषता है? दोस्तों नोह डोरा अलंकार होता क्या है? तो यह मिट्टी के दीवार पर बनाई गई पौराणिक कथा और लोक कथाओं से जुड़ी हुई चित्रों को नोहडोरा अलंकार कहा जाता है, जो कि गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोंड। अगला प्रश्न है,
हिंडनबर्ग प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों हिंडनबर्ग प्रतिवेदन यह एक जांच आयोग की रिपोर्ट है जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन के संचालन की समीक्षा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है हिंडनबर्ग प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 सितंबर। 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।